और ये तीसरी और आखिरी वीडियो है। अब तक हमने गुप्त काल की 2 वीडियोज़ में बहुत कुछ देखा है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जाना था। आपको पता होगा उनका दूसरा नाम देवगुप्त और देवराज भी हमको देखने को मिलता है ना? ऐसे हमने इनकी स्वर्ण मुद्राओं के बारे में जाना था, जिनको दीनार कहा जाता था, और बहुत सारी चीज़ें समुद्रगुप्त के बारे में हमने जाना, ठीक है? फिर हमने इनका थोड़ा प्रशासन देखा था कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और उनको अगर आपने नहीं देखा है तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप एक सीक्वेंस से सारी की सारी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है? और इसकी जो है 2 वीडियोज़ आ रखी हैं, सब आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, ठीक है? तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज ये इसकी अंतिम वीडियो है। इसके बाद फिर हम आगे नया साम्राज्य पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज इस वीडियो में हमने गुप्त काल के पदाधिकारियों को देखना है, ठीक है? चित्रकला कैसे थी, स्थापत्य कला कैसे थी, और इनकी भूमि के प्रकार क्या क्या थे, उन चीज़ों को देखना है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस टाइम पे जो इनके पोइट्री होती थी, कवि होते थे जो भी, उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, गुप्तकालीन रचनाएं क्या क्या हैं, मतलब, ठीक है? उनके लेखक जैसे कालिदास हुए हैं, विशाख दत्त हुए हैं, शूद्रक हुए हैं, तो इन्होंने क्या कुछ रचा है वो सब यहाँ पे देखेंगे। गुप्त काल के पदाधिकारी, ठीक है, कैसे कैसे पदाधिकारी होते थे इस समय में, उनको जानेंगे, ठीक है, कि किन किन की हमें चर्चा देखने को मिलती है, ठीक है? सबसे पहले थे महासेनापति, ठीक है? तो ये क्या होता था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे महासेनापति कहा जाता था। रणभंडारिक कौन होता था, जो सेना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसे रणभंडारी कहा जाता है। सवाल कैसे बनता है, देखो, हो सकता है कि ये लिखा आ जाए कि गुप्त काल के दौरान सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला उसे क्या कहा जाता था, या आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले को क्या कहा जाता है, तो रणभंडारी, ठीक है? जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था, महासेनापति, ठीक है? इसके अलावा दंडपाशिक यानी यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी कि पुलिस, मतलब हम आज के टाइम को पुलिस लेके चलते हैं, लेकिन वो उस समय की बात कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे जो इस तरह से, मतलब, पब्लिक की सेफ्टी को देखेगा, पुलिस की तरह कार्य करेगा, उसे, मतलब, वो दंडपाशिक था, ठीक है? तो सवाल ऐसे बन सकता है कि पुलिस के समान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था गुप्त काल के दौरान, तो उसको कहा जाएगा दंडपाशिक, ठीक है? महासंधि विग्रहिक कौन होगा, यह विदेशी मामलों का मंत्री होता था, जिसे विदेशी मंत्री कहा जाता था, ठीक है? इसके अलावा महादंड नायक राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यह युद्ध के समय सेना का संचालन भी करता था। तो सवाल कैसे आएगा कि गुप्त काल के दौरान सर्वोच्च न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था महादंड नायक, ठीक है? महा महाभंडाराधिकृत, ठीक है? अच्छा, कोषागार का मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो पैसे का लेन देन होता था ना, उसका अध्यक्ष होता था, ठीक है? सर्वाध्यक्ष, अब सर्वाध्यक्ष क्या होता था, समस्त केंद्रीय विभाग की जांच करने वाले को सर्वाध्यक्ष कहा जाता था, ठीक? देखो, विनय स्थिति क्या है, विनय स्थिति का मतलब है जो शांति व्यवस्था और शिक्षा की देखभाल करता था, मतलब ये शिक्षा का तो प्रमुख अधिकारी था, ठीक है? तुम्हारा एक ब्लॉग एजुकेशन ऑफिसर समझ लो विनय स्थिति को, ठीक है? ध्रुवाधिकरण, ठीक है, यह वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है? अग्रहारी, ठीक है, या दानाध्यक्ष, अग्रहारी या दानाध्यक्ष या दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है? महाप्रतिहार, राजा के दरबार की देखभाल करने वाले को महाप्रतिहार कहा जाता था, ठीक है? स्थापित सम्राट, अब स्थापित सम्राट कौन था, जो स्त्री विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है? खाद्य पार्किव, अब खाद्य पार्किव कौन था, यह राजा के रसोई घर का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है? खाद्य मतलब खाने से संबंधित है, ठीक है? युवराज, अब युवराज क्या है, राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो युवराज था, ठीक है? जिसको भट्टारक बोला जाता था, और अन्य पुत्र को युवराज बोला जाता था। तो जो सबसे बड़ा होगा वो भट्टारक है, ठीक है? सम्राट के साथ कार्य करने वाले युवराज को परम भट्टारक, पादित्य, ठीक है, और कुमारमात्य कहते थे, ठीक है? तो परम भट्टारक, पादित्य अगर नाम आ रहा है तो ये सबसे बड़े पुत्र के लिए आ रहा है, ठीक है? या कुमारमात्य, ठीक है, ये इसी के लिए आता है। अब बात करें इनकी प्रशासनिक इकाइयों की, तो इनकी प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी, ठीक है? देखिए, सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था, ठीक है? जिसे साम्राज्य देश एवं भुक्ति में विभाजित होता था। भुक्ति विषय में, यानी कि जिला विषय में, जब जिले की बात होगी, और विषय विधि, विषय यानी कि परगना, ठीक है, क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, तो जिला और क्षेत्र में वति के अंतर्गत, जिन्हें पेठ या मंडल कहा जाता था, ठीक है? प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम होती थी, ठीक है? ग्राम तो आज की डेट में भी बोलते हैं हम, सबसे छोटी इकाई, ठीक? कबीले तो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है?
देश के शासक को गोप्ता एवं भुक्ति के शासक को औपरिक महाराज कहा जाता था। सवाल आ जाए अगर देश के शासक को क्या कहा जाता था गुप्त काल के दौरान, तो गोप्ता बोला जाता था। ठीक है, गुप्ता से गोप्ता याद रखना। और भुक्ति के शासक को औपरिक कहा जाता था। ठीक है, भुक्ति यानी कि जो जिला वाला क्षेत्र है। ठीक है, इनको जो है भोगिक राजपुर और देव भट्टारक भी बोला जाता था। ठीक है, ओके भुक्तियों में पूर्णवर्धन भुक्ति यानी पूर्णवर्धन जो जिला रहा होगा, वहाँ पे ना कर्णकायस्थ वंश ऊपरिक यानी कि कर्णकायस्थ वंश का जो क्षेत्र था, वहाँ पे कर्णकायस्थ वंश के राजा थे, एक तो महाराज जयदत्त और एक बृहदत्त, इन दोनों का उल्लेख वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और एक यहाँ पे वर्धमान भुक्ति का जिक्र आ रहा है। वर्धमान भुक्ति यानी वर्धमान जिला, तो वहाँ का शासक गोविंद गुप्त था। ठीक है, विषय का प्रशासन प्रांतीय शासक के प्रति उत्तरदायी होता था। विषयपति को तत्रियुक्त कहा जाता था। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों की विषय परिषद नामक एक समिति होती थी। यह 4 सदस्यों की एक गैर सरकारी परामर्श समिति थी। अब वो कैसी थी देखो, सबसे पहला सृष्टि, यह नगर व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। सार्थवाह या काफिलों में व्यापार करने वाले व्यापारियों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, काफिलों में चलने वाला। ठीक है, प्रथम कुलिक शिल्पियों का अध्यक्ष था। ठीक है, और प्रथम कायस्थ या राजकीय खेलों का प्रमुख होता था। ठीक है, सवाल आ जाए कि राजकीय खेलों का प्रमुख कौन होता था, तो प्रथम कायस्थ। ठीक है, नगर प्रशासन की देखभाल के लिए नगर सभा होती थी। ठीक है, इसमें व्यापारियों की प्रमुख भूमिका होती थी। और नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, नगरपति या पुरपाला जिसको कहा जाता था। ठीक है, जो आपको पता ही होगा स्कंदगुप्त ने जो है जूनागढ़ अभिलेख लिखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो जूनागढ़ का नगर का प्रशासक था उसका नाम चक्रपालित देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आपको ये पता होगा कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, तो उसने जो है चक्रपालित की मदद ली थी हूणों को भगाने में। ठीक है ना, और किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था, जरा कमेंट करके बताओ अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो। जो ग्राम होता है तो उसके मुखिया को ग्रामपति, महतर या ग्राम भोज कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्त कालन के दौरान ग्राम भोज किसको कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को, या ग्रामपति किसको कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को। ठीक है, ऐसे याद रखना। ग्रामपति की सहायता के लिए एक समिति होती थी जिसे पंचायत कहते थे, और ग्रामपति इसी की राय से कार्य करता था। ठीक है, ग्राम सभा को न्याय करने, कर संग्रह करने एवं भूमि विक्रय का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, गांव की जो आय व्यय का हिसाब रखने वाला कर्मचारी होता था उसे तलवाटक कहा जाता था। ठीक है, तो तलवाटक किसको कहा जाता था, गांव की आय व्यय रखने वाला, ऐसे याद रखना। ठीक है, ग्राम पंचायत के कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख दामोदर पुत्र ताम्र लेख में मिलता है। ठीक है, ग्रामिक गांव का मुखिया हो गया, अष्ट कुलाधिकारी 8 कुलों का मुखिया हो गया, और कुटुंबिन जो है परिवार का मुखिया हो गया। कुटुंबिन जो है कुटुंब से बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ इनकी भू राजस्व व्यवस्था पे। ठीक है, अब इनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी देखिए, तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था वो भूमि था, और भूमि को ये भूमि कर को भाग कहते थे। भूमि कर को यानी कि भूमि से जो टैक्स लिया जाता था, तो भाग की दर 1/6 होती थी। ठीक है, अब जो गुप्त काल में जो नगद कर लिया जाता था उसको हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, हिरण्य कर, तो कभी सवाल आ जाए कि गुप्त काल के दौरान लिया जाने वाला भूमि कर उसे क्या कहा जाता था, हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब आ जाए इनकी संस्कृतियों पे कि गुप्तकालीन संस्कृतियां क्या थी, इनकी कैसे थी। देखो क्या हुआ ना, जो साहित्य है पहला इनका, सबसे पहला तो संस्कृत भाषा का विकास इसी काल में सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो गुप्त काल का एक सबसे प्रखंड विद्वान जिसको बोला जाता है, इसका एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जो कौन सी शैली में लिखा गया है, चंपू शैली में। शैली मतलब लिखने का तरीका होता है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये हिंदी हमने लिखी हुई है, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये जो लिखा गया है ये देवनागरी लिपि है, इसकी शैली देवनागरी हो गई है। तो सेम वही चीज जो हरिसेन है, इन्होंने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा वो चंपू शैली में लिखा है। ठीक है, कालिदास जो है संस्कृत का विद्वान था जिसकी 7 रचनाएं देखने को मिलती है। मोस्ट फेमस कालिदास तो बहुत फेमस है। ठीक है, देखो इनकी क्या क्या रचनाएं थी। देखो पहला तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, अविक्रमो वर्षियम। ठीक है, ये 3 क्या थे, ये 3 इनके नाटक थे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। इसके अलावा अब इनका जो है जैसे रघुवंश, ठीक है, और कुमार संभव, ये इनका क्या था, महाकाव्य था। ठीक है, और जो लघु कथाएं हैं इनकी, तो उसमें आ जाएगा ऋतुसंहार और मेघदूत। ठीक है, ये इनके लघु कथाएं टोटल 7। ठीक है, किसके, कालिदास के।
इसके अलावा जो है विशाख दत्त भी बहुत फेमस हुए हैं। इन्होंने एक तो मुद्रा राक्षस लिखा, कई बार पूछा जाता है मुद्रा राक्षस, और देवी चंद्रगुप्तम, ये इन्होंने 2 नाटक लिखे थे जो राजनीतिक नाटक थे इनके, ठीक है, पॉलिटिक्स से संबंधित। ठीक, इसके अलावा अमर सिंह आए जिन्होंने अमरकोश लिखा। अब ये अमर सिंह क्या करते हैं ना, अमरकोश में भूमि संबंधित लगभग जो है 12 प्रकार के भूमि करों का उल्लेख करते हैं, ठीक है, जिसमें कि 5 इंपॉर्टेंट है, वो 5 मैं आपको इस वीडियो के एंड में अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा कामांधकृत नीतिसार, कामांध ने नीतिसार को लिखा। भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र को रचा था, ठीक है। भामा ने कृत काव्य अलंकार को, ठीक है, भामा ने क्या किया, काव्य अलंकार लिखा था। विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखते हैं, ये भी बहुत फेमस है, कहानी सबने सुनी होगी, ठीक है। वात्स्यायन, ठीक है, कामसूत्र इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब आ जाओ विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं एक हिंट देता हूँ, आर्यभट्ट का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दशमलव की डिस्कवरी जो है, दशमलव प्रणाली का विकास जो है गुप्त काल के दौरान हुआ था। तो गुप्त काल में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, रसायन आदि क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपलब्धियां यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, ठीक है। देखो, दशमलव गणना विधि का खोजकर्ता नाम समय उल्लिखित नहीं था, क्लियर नहीं है कि किसने खोजा, लेकिन इसका प्रयोग गुप्त काल में ही होता था, ठीक है। जो सबसे पहली बार 3री शताब्दी में व्यास का योग सूत्र लिखा होता है, उसमें जो है दशमलव हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, ठीक है। आगे इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम लिखा, जिसमें वृत्त को इन्होंने डिस्क्राइब किया था, त्रिभुज को, ठीक है, इनके सिद्धांत दिए, दशमलव प्रणाली दी, बीज गणित तथा त्रिकोणमिति का विवेचन इन्होंने किया था, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या किया था, पाई का मान बताया था 3.1416, ठीक है, और जो आधुनिक सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ निकट है, मतलब बिल्कुल सही है। पाई की वैल्यू आज की डेट में भी यही मान जाती है, या तो ये मान जाए, या तो 22/7 मानी जाती है। अगर आप इसको इसमें भाग दोगे इसका, तो यही वैल्यू निकलती है, ठीक है। इन्होंने सौर वर्ष की लंबाई को 365.358605 दिन के बराबर बताया था, जो आधुनिक सिद्धांत के सर्वाधिक नजदीक है, ठीक है। इन्होंने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की, और साथ ही बताया कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। जो है अन्य ग्रंथ लिखे, जैसे दार्शनिक सूत्र लिखा, आर्यशिष्ट शतक लिखा, ठीक। के अलावा जो है यहाँ पे ना ज्योतिषाचार्य और खगोल शास्त्री वराहमिहिर हुए, जिन्होंने जो है पंच सिद्धांतिक लिखा, वृत्त सिद्धांतिक लिखा, वृज्जातक लिखा, लघु जातक लिखा, विवाह पटल, योग पटल जैसे ग्रंथों की रचना की, ठीक है। तो ये तो कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है कि वृद्धांतिक के राइटर कौन है, आर्यभट्टम के राइटर कौन है, ठीक है ना, या आर्यभट्ट ने पाई का मान कितना दिया था, ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा वराहमिहिर ने पंचरस लिखा, ठीक है, जिसमें उन्होंने ज्योतिष के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया था, ठीक है। और एक प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य यहाँ पे होते हैं, जिनको धन्वंतरी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, धन्वंतरी गुप्त काल से संबंधित हैं, ठीक है। वहाँ पे चरक भी आ जाएगा। चरक बताओ कमेंट करके किससे संबंधित है, मैंने पढ़ा है इससे पहले वीडियोस में आपको। आयुर्वेद में वाण भट्ट के अष्टांग हृदय लिखे हैं, अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का संक्षेप विवरण दिया गया है, ठीक है, अष्टांग हृदय में, ठीक है, इसको अष्टांग संग्रह भी बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा एक तुर्किस्तान है, वहां से एक नवीनीतिकम मिला था, नवीनीतिकम नाम का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ मिला था, और कहा जाता है कि वो भी गुप्त काल की ही देन है, ठीक है। एक तुम्हारे हस्त आयुर्वेद है, ठीक है, जो पशु चिकित्सक पालकप्य ने लिखा था, ठीक है। ये हाथियों के रोगों की चिकित्सा से संबंधित है इसमें, ठीक है। और जो अंग था ना, 16 महाजनपदों में एक अंग रहता है, पता है ना आपको, तो जो वहां का राजा था रोमपाद एवं ऋषि पालकस्य, इनके बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो यहाँ पे इसके अंतर्गत लिखी हुई है, ठीक है। गुप्त काल में धातु शोधन की तकनीक भी विकसित हुई थी, ठीक है, और इसको उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ, ठीक है। अब इनकी कला की बात करें, कला यानी कि चित्रकारिता से, मूर्ति से, ठीक है, तो इनकी जो कला का सबसे समृद्ध काल इसको बोला जाता है, ठीक है। ब्राह्मण धर्म की भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। सामाजिक आधार था, वो राजा के साथ साथ व्यापारी, शिल्पियों और शिल्पकारों और मंदिरों का इन्होंने क्या किया, निर्माण करवाया था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापत्य की बात करें तो गुप्तकालीन मंदिरों में विकासात्मक परिवर्तन होते थे, कैसे, मतलब वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अगर स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले जैसे कृष्ण जिला है महाराष्ट्र में, जो वहाँ का कापोतेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पे वो फर्स्ट फेज दिखती है। फिर सेकंड फेज इसकी दिखती है गोल मंदिर बनाने में, तो स्तूपों का निर्माण किया जाता है, गोल टाइप के मंदिर बनाए जाते हैं। और जो थर्ड फेज होती है उसमें
छत बनाए जाते हैं, ठीक है, समतल चौकोर और समतल छत बनाई जाती है, ठीक है। इसमें एक कमरा बनाया, देवभूमि की मूर्ति की स्थापना की जाती है, जिसे गर्भ कहा जाता है कमरे को, ठीक है। और एक हॉल बनाया जाता है, एक मंडप बनाया जाता है। चौथे चरण के जो मंदिर देखने को मिलते हैं ना, उसमें उसका नाम बोला गया है चौथे चरण के मंदिरों का, मतलब कि क्या किस टाइप के थे। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है ना भूसरा, ठीक है, भूसरा का शिव मंदिर है एक, ठीक है, वो जो है इसके आधार पे बनाया गया है। एक तुम्हारा जो है नचना कुठार है मध्य प्रदेश में ही, तो वहाँ पे पार्वती मंदिर है, ठीक है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अंतिम चरण जो मंदिर है ऊपर, उनके ऊपर ना शिखर का निर्माण किया गया था। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का विष्णु मंदिर इसका उदाहरण है। गुप्तकालीन कला का चरमोत्कर्ष इन्हीं दोनों मंदिरों में होता था। अब चलो जब मंदिर की बात आ रही है, दो तीन चीज़ें आपको बताऊँ। देखो, एक होता है नागर शैली, एक होता है बेसल शैली, एक होता है द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर, बेसल और द्रविड़। तो नागर हो गया आपका कुछ ऐसा, बेसल हो गया आपका कुछ ऐसा, और द्रविड़ हो गया आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में होते हैं, जो बेसल शैली है ये आपके मध्य भारत में पाए जाते हैं, और जो द्रविड़ शैली है ये आपके दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको याद करोगे, इससे मंदिर होंगे जैसे शिखर है जिनका, जैसे पहाड़ है ऐसे, तो शिखर वाले मंदिर होंगे वो नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। जिनमें शिखर नहीं होता है, ऊपर से काट दिया जैसे मुंडी, बेसल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो मिड इंडिया में, मतलब मध्य भारत में ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो द्रविड़ शैली मैंने आपको बोला है, तो वो आपके कुछ ऐसे हैं, दक्षिणावर्त द्रविड़, ऐसी याद रख लेना उसको, दो दो दक्षिण करके, ठीक है। तो आपके मतलब उसमें शिखर भी होता है और चोटी भी होती है दिखाई हुई, ठीक है। एक अल्लू अर्जुन की फिल्म थी यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, डीजे थी कि कौन सी थी, उसमें वो दिखाया, वो जो सबसे ऊपर चले जाते हैं, दूध उसमें डाल रहे होते हैं उस मंदिर में, देख लेना उसको, ठीक है। चल, इस काल में मंदिरों की चौखट में गंगा, मकर वाहिनी और यमुना, कुर्म वाहिनी को देवी के रूप में चित्रित किया गया है। तो एक चीज याद रखना कि गंगा को मकर वाहिनी बोला गया है और यमुना को कुर्म वाहिनी बोला गया है, ठीक है। तो उनको चित्रित किया गया है, ठीक है, किस काल के मंदिरों में, गुप्त काल के मंदिरों की चौखट में, ठीक है। अब अतिरिक्त मंदिर भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में तिंगवा, एक है तुम्हारा ऐरण मंदिर मध्य प्रदेश, तिंगवा मध्य प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात का विष्णु मंदिर, ये सब तीसरे चरण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मूर्ति कला की अगर बात करें तो गुप्त काल में गांधार कला और मथुरा कला के समन्वय से सारनाथ कला का विकास हुआ है। तो गांधार कला है ना, ये जो है ब्यूटी को दिखाता था, ब्यूटी जिसको हम सौंदर्य बोलते हैं, और मथुरा कला जैसा कि आध्यात्मिकता को दिखाता था, ज्ञान की बात जैसे हो रही है, ठीक है, इस चीज को। अच्छा, सारनाथ कला में गांधार कला की सौंदर्यता और मथुरा कला आध्यात्मिकता को मिलाया गया है, दोनों को एक साथ बनाया गया, मर्ज किया गया, ठीक है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म में विष्णु, वैष्णव धर्म में शिव और गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां बनाई गई थी, ठीक है। धर्म का जो महायान संप्रदाय था उसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, ठीक है। बिहार का एक सुल्तानगंज है, जो वहां से बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त होती है, और इसको सबसे सुंदर मूर्ति बोला गया है, जो ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है, साले चोर अंग्रेज, ठीक है। अच्छा, चित्रकला। देखो, गुप्त काल में चित्रकला का महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलता है, ठीक है। गुप्त काल में अजंता एवं बाघ की गुफाओं के चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता से 29 गुफाएं प्राप्त हुई, जिसमें गुफा नंबर 16, 17 और 19 जो है गुप्तकालीन है, ठीक है, 16, 17 और 19, ठीक है, जहां से बौद्ध के चित्र मिलते हैं। ये सवाल भी आता है कि अजंता के में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29, इनमें गुप्तकालीन गुफाएं कौन कौन सी हैं, 16, 17 और 19, ठीक है, ऐसे याद रखना। अजंता की गुफाओं में दो प्रकार के चित्रों की तकनीकी प्राप्त हुई है, जिसमें पहला है फ्रेस्को। अब फ्रेस्को में क्या होता था कि लेप लगाया जाता था, गीला लेप, ठीक है, उससे चित्रों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। दूसरा था टेम्पोरा, और इसमें क्या होता है, सूखे लेप से चित्रों का निर्माण किया जाता था, ठीक है, फ्रेस्को एंड टेम्पोरा, ठीक, याद रखिएगा। जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश से मिली है, 9 गुफाएं हैं यहाँ पे, ठीक है, और लोक जीवन से संबंधित चित्र इन गुफाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक। एक राइटर है सबसे पहले कालिदास, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश और कुमार संभव, ये सब इन्होंने रचे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मेघदूत और ऋतुसार, ये सारी की सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं, किसकी, कालिदास की, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मृच्छकटिकम किसने रची, शूद्रक ने। अमरकोश का क्या है, अमर सिंह, ठीक है, अमरकोश के रचयिता कौन है, अमर सिंह, ठीक है। नाट्यशास्त्र किसने रचा, भरत मुनि ने रचा। कामसूत्र वात्स्यायन ने, ठीक है, ये अभी ऊपर भी आए थे, मैंने यहाँ पे दोबारा ऐड कर दिया इनको। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीतिसार कामन ने रचा था, ठीक है।
अब देखो मैंने आपको बोला था कि अमरकोश ने जो है 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है जिनमें 5 मुख्य हैं, ठीक है, जो मतलब बार बार पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो देख लीजिए, पहला है क्षेत्र, ठीक है, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको बोला जाता था। खिल, परती भूमि को बोला जाता है। अपरहत, बंजर भूमि को। मात्रक जो है वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को बोला जाता है, और अदेव मात्रक बिना वर्षा वाली सिंचित भूमि को, ठीक है। गुप्तोत्तर काल आएगा जिसमें हम वर्धन वंश को पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश को पढ़ेंगे, ठीक है। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश जैसे एक ही है, ठीक है। इनके समय के राजा कौन कौन थे वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, मिलते हैं।